हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर एकेडमी। मैं हूं विवेक पटेल और आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है पेपर 3 यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का सिलेबस बहुत लंबा है दोस्तों, इतना लंबा कि इसका अपना एक अलग पेपर भी हो सकता है। लेकिन पेपर 3 यूनिट 1 के रूप में इसे सिर्फ 75 नंबर का वेटेज मिला है, यानी हमको इसको इतना ही समय देना है जितना कि 75 नंबर डिजर्व करता है। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के विशाल सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग को क्वेश्चंस को ही हैंडल करना है, ना कि पूरे इतिहास की हम लोग को गहरी जानकारी चाहिए। आप लोग छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में भी खूब इतिहास पढ़ते हैं। जरूरत इस बात की है कि उसी नोट्स को आंसर लिखने के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि एक्स्ट्रा मटेरियल आप नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्री में जो पढ़ा है, मेनली उसी मटेरियल के बेस पे आप अपनी तैयारी करेंगे। इसके दो फायदे हैं। नंबर एक, आपको प्री का मटेरियल ही फिर से पढ़ना है, तो इससे आपकी याददाश्त और मजबूत होगी। आने वाले अटेम्प्ट्स में भी इससे मदद मिल सकती है और इस अटेम्प्ट में भी आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप प्री के ही मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल समय मिलता है लिखने के लिए, क्योंकि आप सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई करने में कम समय लगता है, लिखाई के लिए ज्यादा समय लगता है। और एक बड़े सिलेबस में लिखने के लिए समय निकाल लेना, ये एक बहुत ही समझदारी की बात है। जब आप अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करेंगे तो इतिहास में तीन भाग हैं: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन भारत से और आधुनिक काल से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आधुनिक भारत का रहता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो तीनों ही काल से पूछे जाएंगे, लेकिन प्राचीन और आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग हर साल प्रश्न आते हैं, तो इनको जो है हम लोग को फोकस करके चलना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जब आप पढ़ते हैं तो प्राचीन काल को इस दृष्टिकोण से पढ़िए कि यहां पर से सांस्कृतिक पहलू के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी प्राचीन काल से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मुख्यतः पुस्तकों से होंगे, मंदिरों से होंगे और अभिलेखों से होंगे। तो पुस्तक, मंदिर और अभिलेख प्राचीन काल से ये आप एकदम तैयार करके रखिए, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्राचीन काल में जितनी भी पुस्तकें हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी, महाभाष्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रत्येक पुस्तक के सामने उस पुस्तक के लेखक का नाम और उसके आगे उस पुस्तक और लेखक की विशेषताओं के संदर्भ में आप विशेष तथ्यों को नोट करें और एक चार्ट बना करके इसको याद कर लें। जैसा कि आपने प्री में भी किया होगा, मेंस में भी आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे आप 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। इसके अलावा आप मध्यकाल के युद्धों को तैयार करें, जो कि आपने प्री के लिए किए होंगे। उनके परिणामों को लेकर के आपका कई बार 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक काल में जब आप आते हैं तो आधुनिक काल के अंदर में आपको विशेष रूप से भारत के वायसराय, भारत के संवैधानिक इतिहास और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन, इन पहलुओं पे फोकस करना रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के वायसराय। वायसराय और गवर्नर जनरल वाली लिस्ट में आपको 3-4 लोगों पे फोकस करना है: कॉर्नवालिस, डलहौजी, करजन और लिटन। ये 4 ऐसे वायसराय हैं जिनकी उपलब्धियों के संदर्भ में सवाल पूछे जाते हैं। लॉर्ड रिपन को भी आप जो है विभिन्न उपलब्धियों के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आपको 4 नंबर और 8 नंबर में आसानी से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद भारत के संवैधानिक इतिहास को जब आप कवर करते हैं तो भारत के संवैधानिक इतिहास में आपको विशेष रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम और 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ना चाहिए। ठीक है। 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में आप गहरी जानकारी रखेंगे तो डेफिनेटली यहां से आने वाले क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के टफ क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाते हैं। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक चार्ट बनाना है, जो अक्सर प्री के लिए मैं बनाने के लिए कहता हूं, और इसमें आपको विभिन्न
धार्मिक नेता सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समाज सुधारकों के नाम लिखने हैं। समाज सुधारकों के नाम के साथ उनके संगठन का नाम, उनके द्वारा स्थापित समाचार पत्र और शिक्षण संस्थानों के नाम और उनकी कुछ विशेष उपलब्धियां, उनको जो है आप चार्ट के रूप में बना लें। ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसी हिसाब से आप चार्ट बनाइए और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं डालिए और इसको अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद अगर आपने प्री में ये काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मेंस में आपको ये काम करने में बस 1 दिन लगेगा। उसके बाद आप जम करके इसको रिवाइज कर सकते हैं और 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कीजिए। इनसे बाहर आपने जितने लोगों का नाम लिखा है उससे बाहर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रकृति के बारे में जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और इससे समाज पे क्या असर पड़ा, इसके बारे में आपने जो बेसिक बातें पढ़ी हैं उनको सारे समाज सुधारकों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक आंसर सब पे अप्लाई होता है। तो इस तरह से आप समाज सुधार वाले क्वेश्चंस को पूरा हैंडल कर सकते हैं। आपको हार्डली 3-4 पेज का ही अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है और इस समय की घटनाओं के बारे में आपको विशेष चर्चाएं करनी है। तो दोस्तों इन सब के बारे में पढ़ते हुए आपको प्रत्येक आंदोलन को डिटेल में पढ़ना चाहिए। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप आंदोलन को डिटेल में पढ़ते हैं तो प्रत्येक आंदोलन के कारण, उस दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या रणनीति थी, क्या क्या गतिविधियां अपनाई गई और उससे जुड़े हुए नेताओं के नाम और फाइनली उसका परिणाम, इस फॉर्मेट में आप चीजों को तैयार करें और हर एक में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए। कारण, गतिविधियां या रणनीति, परिणाम। कारण, रणनीति, परिणाम और उससे जुड़े हुए नेताओं के नाम जो है और डेट्स ये फैक्ट के रूप में आएंगे। तो इस तरह से स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 5 आंदोलनों को आपको तैयार करना है। इसके साथ में आपको क्रांतिकारियों के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है। प्रथम चरण के क्रांतिकारी, द्वितीय चरण के क्रांतिकारी। इसके अलावा आपको कुछ कांग्रेस अधिवेशनों के ऊपर विशेष रूप से तैयारी करनी है जिसमें आता है 1905 का बनारस अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके बाद 1922 का गया अधिवेशन और स्वराज पार्टी के संदर्भ में, ठीक है, स्वराज पार्टी से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की घोषणा जहां हुई थी, 1931 का कराची अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो देखिए ये 7 अधिवेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जिनसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में से राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इनको ध्यान देना है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में, एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में प्रिपेयर कीजिए। यहां से छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप हैंडल कर लेंगे। पाकिस्तान आंदोलन, इससे संबंधित आप एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है आजाद हिंद फौज के ऊपर एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। तो इससे जो है हिस्ट्री लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको प्री में जो हिस्ट्री पढ़ाया गया है मोस्टली उसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखने हैं, इसलिए प्री का ही मटेरियल पढ़ें और आंसर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। देखिए अपने शब्दों में आंसर लिखने का मतलब यह है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि साइमन कमीशन के बारे में बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने प्री में पढ़ा है साइमन कमीशन कब बना, क्यों बना और इसका विरोध हुआ तो क्यों हुआ, ये सब चीजें आप उसमें लिख दीजिए, तो 4 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से नया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्री में सही है वही मेंस में भी सही है, बस आपको लिखना आना है। तो आप बोलेंगे लिखने में कुछ स्पेशल, बिल्कुल कुछ स्पेशल नहीं, आप अपने शब्दों में लिखिए। यही हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को अपने शब्दों में लिखें। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, मध्यकाल से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बात की थी, 15 नंबर का क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से जो पिछले साल पूछा गया है, इसमें है सांप्रदायिक अधिनिर्णय क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड जारी किया था प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की तरफ से, और कम्युनल अवार्ड के तहत भारत में दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने का प्रावधान किया गया था, जिससे उनको विशेष अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो रहे थे।
गांधी जी ने इसके विरोध में अनशन किया। इन्होंने बताया कि ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा था। और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने की मांग को अंबेडकर ने वापस ले लिया और दलितों को सामान्य सीटों में आरक्षण देने की प्रणाली शुरू हुई। तो इससे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति को यहां पर चुनौती दी गई। साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिससे भारतीय समाज के दलितों और पिछड़े वर्गों को बराबरी का स्थान देने की पहल शुरू हुई है, सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है। वहीं सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों पे शासन करने की क्रूर मानसिकता को भी प्रकट करता है। तो देखिए, जो आखिरी लाइन मैंने जोड़ी, ये जो बात है ये मैंने अपने दिमाग से जोड़ा। आप भी अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन आप अपने मन से लिखने का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मत तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। मेडिवल मध्यकाल में आप विशेष रूप से फोकस कीजिए बलबन का राजत्व सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी और उसका बाजार सुधार, फिरोज शाह तुगलक और उसके निर्माण कार्य, इन पे फोकस कीजिए। कबीर, नानक, मीराबाई इत्यादि जो भक्ति संत है, इनसे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है। भक्ति आंदोलन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां, कृष्णदेव राय इत्यादि से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तालीकोटा का युद्ध दक्षिण भारत से पूछ सकता है। मुगल काल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी अकबर और शेर शाह की उपलब्धियों को अच्छे से पढ़ के रहें। अकबर और शेर शाह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिवाजी और उनके प्रशासन, उनकी उपलब्धियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्री का ये मटेरियल आप रेडी करके रखें। तो जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं उनको पढ़ के और उनके ऊपर एक एक आंसर, लॉन्ग आंसर 15 नंबर के हिसाब से लिख के आपको रेडी करना है, ताकि हर क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। इसके बाद हम लोग प्राचीन काल में जाएंगे। प्राचीन काल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता और उनकी उपलब्धियों पर विशेष फोकस करना है। वहां से छोटे और बड़े दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। वैदिक काल की सामाजिक उपलब्धियों पर खास फोकस कीजिए, वहां पर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। लेकिन आर्थिक उपलब्धियों से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन जो वैदिक काल का है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का कंपैरिजन करके आप रेडी कीजिए। मैं उसी हिसाब से प्री में पढ़ाता हूं, आपने भी पढ़ा होगा। इसके अलावा आप जो है फोकस करें कि आपसे बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बौद्ध संगीतियों पर प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा मगध साम्राज्य के उदय और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अशोक के अभिलेख प्रश्न पूछे जाने का एक बहुत बढ़िया सेक्टर है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद विदेशी आक्रमणकारी, शक, कुषाण इत्यादि को तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हल्का हल्का पढ़ना है। सातवाहनों के बारे में एक छोटा सा स्टडी कर लीजिए, संगम साहित्य के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। फिर गुप्त काल, गुप्त काल से अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? गुप्त काल में साहित्यिक उपलब्धियां, पुरातात्विक उपलब्धियां जिसमें अभिलेख वगैरह लिखवाए गए हैं, सिक्के, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो विशेष रूप से कालिदास के बारे में अच्छे से अध्ययन करके रखना है। तो इस तरह से आप प्राचीन काल में भी मजबूती हासिल कर सकते हैं। राजपूत काल से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन भारत की मंदिर निर्माण शैलियों को आप एकदम रेडी रखिए, तो ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाएंगे। देखिए, यहां पर 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसमें यह पूछा है कि मगध साम्राज्य के उदय के भौतिक कारणों का वर्णन कीजिए। 2021 में यह प्रश्न पूछा है, मगध साम्राज्य के उदय के भौतिक कारणों का वर्णन। तो आप बिल्कुल मगध साम्राज्य अगर पढ़ें आसानी से बता लेंगे कि भाई यहाँ लोहा मिलता था, यहाँ पर जो है सिंचाई बहुत अच्छी थी, कृषि का विकास था, यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छे से होता था क्योंकि गंगा नदी गुजरती थी, और यहाँ पर जो है लोगों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होते थे। तो ये सब भौतिक कारक है मगध साम्राज्य के उदय के। यहां पर सामाजिक कारक को ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान को रेखांकित कीजिए। देखिए, चैतन्य के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो चलेगा, बाकी सारा फंडा भक्ति आंदोलन का ही लिखना है। तो भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को चैतन्य के नाम से लिखिए कि चैतन्य जो है महान भक्ति संत थे, इन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी है। और ऐसे करके फिर सारे भक्ति आंदोलन की खासियतों को लिखिए कि ये सब चैतन्य के विचार थे, क्योंकि भक्ति आंदोलन के सारे संतों के वही विचार थे, ठीक है, कि ईश्वर का नाम स्मरण करना है, ईश्वर को हमेशा याद करना है, भक्ति भाव रखना है, पूर्ण समर्पण, भजन करना है, गीत गाना है, ठीक है।
और इसके साथ साथ श्रम करना है और श्रम के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करना है, गुरु को पर्याप्त महत्व देना है। ये सब भक्ति के मौलिक सिद्धांत है और यही जो है आपका चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे फिर इससे ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे? लेकिन आपको अगर चैतन्य के बारे में नहीं भी मालूम है तो आप इतने से एवरेज मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको चैतन्य के बारे में जानना है तो भक्ति से संबंधित क्लास अटेंड कीजिए। मार्च सेकेंड वीक से छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की क्लासेस साकार एकेडमी में शुरू हो रही हैं। आप इसको ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको एडवाइस देने के लिए और आपके आंसर्स चेक करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो इसी तरह से आप हिस्ट्री के अंदर में शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें तो सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? देखिए ये बौद्ध धर्म से पूछ लिया। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार, विदेशी आक्रमणकारी कुषाण वंशी से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय रेलवे के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं बिल्कुल वहां वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ध्यान दीजिएगा आपको प्री का ही मटेरियल पढ़ना है। मेंस के लिए आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। अपने शब्दों में लिखिए और आंसर्स को एक बार पढ़ के देखिए। जो आपने लिखा है वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो एग्जामिनर को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पेपर 3 की आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हिस्ट्री को समय कम देना है, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस ज्यादा करना है और नए बुक पढ़ने के बजाय अपने पुराने मटेरियल के भरोसे आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली जो क्वेश्चंस आप नहीं जानते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं इसका प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले करके जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में घबराहट पे नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है। वरना जो क्वेश्चन आप जानते भी रहते हैं वो भी गलत करके आ जाते हैं कई बार। तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए, 15 नंबर और 8 नंबर वाला, और उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को फुल स्पीड में लिखिए। इतनी स्पीड से लिखिए कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा जो भी याद आया वो आप तुरंत लिख देंगे। बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना है। जबकि 8 और 15 नंबर क्वेश्चन को आराम से सोच के प्लान करके लिखिए। यही हमारी सही रणनीति है। तो दोस्तों मार्च सेकेंड वीक से साकार एकेडमी में मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलेगी। आप सभी का स्वागत है।